हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई, हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज्योमेट्री की आज हम देखेंगे थ्योरी की क्लास। फिर एक देखेंगे हम भाई क्वेश्चन वाली क्लास। इसी तरीके से हम ज्योमेट्री पढ़ते हुए चलेंगे। ओके। और एक दो क्लास में स्टार्टिंग में आपको थ्योरी की करा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन के साथ में ही थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों मिला के कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इस वाली क्लास में थोड़ा सा हम थ्योरी को ही देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वाली जो थ्योरी है वो थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में क्वेश्चन और थ्योरी एक साथ में हम कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। ज्योमेट्री पूरी पढ़ाई जाएगी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएगी। देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा सभी के सभी बेस्ट कॉन्सेप्ट होंगे। कोई भी फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ओके। देखिए, अब ज्योमेट्री में सबसे पहले हम जानेंगे लाइन एंड एंगल्स के बारे में। ओके। लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? रेखा और कोण। रेखा और कोण। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? रेखा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेखा बनती कैसे है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है। देखो, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं यार, आपको सभी पॉइंट याद कर लेनी है, क्योंकि वो थ्योरी के रूप में पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला आ जाता है बिंदु, पॉइंट जिसे हम बोलते हैं पॉइंट, या फिर इसे बोलते हैं हम बिंदु। बिंदु क्या होता है, इसे केवल समझना है, ठीक है ना। आपको जो थ्योरी में लिखवाऊंगा वो याद नहीं करना है, केवल आपको अपनी लैंग्वेज में समझना है, ठीक है ना भाई। बिंदु क्या होता है? जैसे मैंने ये बिंदु रख दी, ये बिंदु रख दी, तो इनमें कोई देखो कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये बिंदु है आपकी, कुछ फर्क नजर आ रहा है? तो इनमें मुझे एक चीज देगी कि इनकी त्रिज्या नहीं होती है। त्रिज्या इनकी क्या होती है? शून्य। तो मैं इसको लिख सकता हूँ शून्य त्रिज्या वाला वृत्त। शून्य त्रिज्या वाला वृत्त बिंदु कहलाता है। बिंदु कहलाता है। क्लियर? आया क्या आपकी समझ में? बिंदु क्या होता है? बिंदु भाई जिसकी त्रिज्या जीरो होती है उसे हम बिंदु बोलते हैं बस। ठीक है ना। अब आता है एक रे। रे नहीं, पहले हम लाइन के बारे में देखेंगे। लाइन मतलब रेखा। अब ये रेखा कैसे बनती है? ध्यान से समझना है इसको। पॉइंट नंबर एक है ये। पॉइंट नंबर दो, रेखा क्या होती है भाई? अगर मैं ऐसे बिंदुओं को जोड़ता हुआ चलूं तो ये क्या बन जाएगी? आपकी एक रेखा बन जाएगी। बन रही है नहीं बन रही बताओ? मैं सभी बिंदुओं को ऐड करता हुआ चल रहा हूँ, ये क्या बनी? एक रेखा बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बिंदुओं को जोड़कर हम रेखा बना रहे हैं। छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़कर हम क्या बना रहे हैं? रेखा बना रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं हम भाई, बिंदुओं का एक क्या है? ये समूह है। इस तरीके से ये क्या बन गया? एक रेखा बन गई है। सभी को ऐड कर दूंगा तो मैं रेखा बन रही है ना। तो मैं इसे लिख देता हूँ बिंदुओं के बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। रेखा कहते हैं।
ठीक है। बिंदुओं के समूह को क्या कहती हैं? रेखा कहती हैं। इनकी क्या होती है? केवल लंबाई होती है। लिख लेना इनकी, इसकी इसकी लिखना, या फिर ऐसे लिख लो, जिसमें केवल लंबाई होती है। लंबाई होती है। ओके। इसमें क्या होगी? केवल ओनली लंबाई होगी। पॉइंट नंबर हम 3 को देखेंगे अब। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका, यहाँ से आ जाता है, लाइन सेगमेंट को देख लेंगे। लाइन सेगमेंट देख लेते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट, या फिर इसे बोल देते हैं हम भाई रेखाखंड। रेखा खंड। क्लियर? अब इसको समझते हैं। देखो, जो भी भाई पहली बार देख रहा है वो इसको नोट्स के रूप में लिख ले कहीं पर। ठीक है। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वो होता है, देखो, मैंने लाइन बनाई थी, पहले मैंने बिंदु बताया कि बिंदु ये होता है जिसकी त्रिज्या नहीं होती है, जीरो होती है। बिंदुओं को जोड़कर मैंने बताया कि आपकी लाइन बनती है एक, यानी बिंदुओं के समूह को लाइन कहते हैं जिसकी केवल लंबाई होती है। अब भाई ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई कहीं ना कहीं तो रुकेगी, है ना? कहीं से स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं जरूर रुकेगी ये लंबाई। ठीक है ना? जैसे मैंने माना कि यहाँ से स्टार्ट हुई इसकी लंबाई, रेखा बनानी मैंने स्टार्ट की, और यहाँ पर ये खत्म हो गई। ठीक है ना? तो ये क्या हुई? लाइन। और ये क्या हो गया? सेगमेंट, यानी यहाँ पर ये स्टॉप हुई है। इसी को बोलते हैं हम रेखा खंड। मैं थ्योरी के रूप में लिख देता हूँ इसको। थ्योरी के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ से मान लो ये पॉइंट है आपका, एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं इसको ए, और यहाँ से यहाँ तक चली पॉइंट हो गया ये बी। इसे हम बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। एल एस लिख देता हूँ, लाइन सेगमेंट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक निश्चित लंबाई वाली रेखा। एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखा खंड कहते हैं। बोलो, आया क्या आपकी समझ में? बताओ भाई। एक निश्चित लंबाई वाली, मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं। पॉइंट, पॉइंट मतलब बिंदु जिसकी त्रिज्या जीरो होती है। लाइन मतलब रेखा, बिंदुओं का समूह होता है जिसमें केवल लंबाई होती है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो होता है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। चौथा पॉइंट आ जाता है रे। तो मैं इसे थोड़ा सा, या फिर अगला पेज ले लेते हैं, चलो। अगला पेज ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रे। चौथा पॉइंट है भाई आपका। इसे हम क्या बोलते हैं? रे मतलब किरण। रे मतलब किरण। अब ये क्या होता है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि लाइन सेगमेंट जो था उसका एक ठिकाना था कि यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर आके एंड हो गई है। ठीक है ना? इसका एक एंड है। लेकिन किरण का क्या होता है, रे का क्या होता है? जब मान लो सूर्य की एक किरण है यार, ऐसे समझो, अगर वो सूर्य पर, सूर्य से चल रही है, अब ये मत कहना कि वो जमीन पे आकर रुक रही है। ठीक है ना? मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर तो आपका सूर्य है ये, और ये आपकी क्या है? पृथ्वी। तो यहाँ से आई, तो ये तो भाई क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट हो गया।
तो नहीं भाई, अगर मान लो ये जल होता तब क्या करते, तो किरण क्या होती है, जल में भी जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही समझ लो कि सूर्य की किरण जो होती है वो क्या होता है, रे होती है, उसे हम किरण बोलते हैं। तो इसका एक ये होता है कि ये एक निश्चित, क्या बोल सकते हैं इसको, हम देखते हैं, ऐसे समझ लो यार, सूर्य की किरण एक ही दिशा में चलती है ना, तो एक ही दिशा में चलने वाली किरण को रे कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है ये, ठीक है, ए से, और ऐसे चलना शुरू हुई है ये, तो ये इधर को ही चल रही है, इधर को क्या है, इधर को ये स्टॉप है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई है और इधर को चलती जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रे बोल देते हैं, रे। तो मैं इसको थ्योरी में लिख सकता हूँ, एक निश्चित, तो मैं बोल नहीं सकता निश्चित, तो मैं इसे बोल सकता हूँ भाई कि एक दिशा वाली रेखा, यानी एक दिशा में चलने वाली रेखा। तो एक दिशा में चलने वाली रेखा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। आया क्या आपकी समझ में, अब बताओ। हमने 4 पॉइंट पढ़े भाई। पहला पॉइंट ही था, इसकी त्रिज्या 0 होती है। दूसरा था लाइन, और लाइन क्या होती है भाई, पॉइंट को मिलाकर लाइन बनती है, यानी बिंदुओं का समूह लाइन कहलाता है, रेखा। एक होता है लाइन सेगमेंट, उसका एक ओर से चलना और एक ओर पर रुकना, यानी एक निश्चित लंबाई की रेखा को हम क्या बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। चौथा आ जाता है रे, यानी किरण। तो ये क्या होती है, एक ही दिशा में चलने वाली रेखा को किरण कहते हैं। ये चारों पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, तो इन्हें आप याद कर लेना, क्योंकि ये थ्योरी के रूप में कभी कभी पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे, कोण के बारे में। मैंने रेखा आपको पढ़ा दी, अब हम देखेंगे थोड़ा सा कोण के बारे में। कोण क्या होता है, देखो, कोण या फिर एंगल, कोण देखो, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे यार कोई वो तो है नहीं है, या फिर कुछ हो सकता है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मुझ पे ज़्यादा यूज करना नहीं आता है अभी, तो कुछ है इसमें ऐसा कोण समझाने वाला। ये क्या आ गया, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है ना, वैसे ही समझ लेना आप कि दो रेखाएं जब जुड़ती हैं एक निश्चित पॉइंट पर, ठीक है ना, या फिर दो भुजा मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से। मैंने दो रे निकाली यहाँ से, एक रे ये है, और एक रे मैंने इसी पॉइंट से शुरू की, एक रे ये है, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाते हैं इसको, एक रे मैंने ये मानी और एक मैंने ये मानी, ओके। तो ये पॉइंट मैंने ए मान लिया और ये मान लिया मैंने बी, और ऐसे मान लेता हूँ मैं सी। तो दोनों भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं, और कोण को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा ऐसे याद कर लो आप कि दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है ना। दो भुजाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। इसे थोड़ा सा बिठा के मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, बी और सी।
अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, ध्यान रखना। इसे लिखूंगा एंगल ए बी सी, कितना है, थीटा। ध्यान रखना है, जो कोण दे रखा है उसे हम बीच में रखेंगे। बी पर कोण है ना, तो बी को हम बीच में रखेंगे बस। बी यहाँ पर क्या है, थीटा। जो कोण देगा उसे हम बीच में रखते हैं, बस इतना इतना समझना है आप। आया क्या आपकी समझ में? जैसे मैं आपसे कहूँ कि 90 डिग्री, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया ए, यहाँ मान लिया मैंने बी, और यहाँ मान लिया मैंने सी। ये 90 डिग्री का है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा एंगल ए सी बी, कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे ए बी सी नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि सी पर क्या है, सी पर 90 डिग्री है, तो सी को रखेंगे बीच में। इस तरीके से आपको लिखना है ये। आया क्या आपकी समझ में? अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन समझ में आ गया आपका? अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम कि भाई, एक होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, सी ओ कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर इसको हम बोल देते हैं भाई पूरक कोण। पूरक कोण, एंगल, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं अब, पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण होता है भाई, मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से, समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। या फिर ऐसे मैंने एंगल बना दिया एक, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की। इस वाले एंगल को मैंने एक्स मान लिया, और इस वाले एंगल को मैंने वाई मान लिया। तो ध्यान रखना है कि जो पूरक कोण होते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनका सम जो होता है वो कितना होता है, 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। अब आता है एक सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इसे हम संपूरक कोण बोलते हैं। चेंज कर लेते हैं इसको। सप्लीमेंट्री, थ्योरी में याद नहीं करना, इसको ऐसे ही समझ लो, ठीक है ना। एंगल यानी इसे बोलते हैं हम संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है ना। संपूरक कोण को देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से, और एक मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर दिया। तो मैंने इसको क्या माना, एक्स माना, और इसको मैंने मान लिया बाई। तो इसमें क्या होता है, ये जो लाइन होती है, रेखा होती है, ध्यान रखना, ये पूरी लाइन क्या होती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। यानी एक्स प्लस बाई, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आया क्या आपकी समझ में? आपको समझना होगा कि सप्लीमेंट्री जो कोण होता है, उसमें दो कोणों का योग या फिर तीन कोणों का योग। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, और भी लाइन हो सकती हैं। ये एक्स वाई जेड, और ये मैंने मान लिया पी। तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, ये भी आपका सप्लीमेंट्री है, ध्यान रखना, 180। ओके, ये तो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी, ऐसे समझना आप, अगर आप इसे भूल जाते हो तो। ये होता है सी, सी छोटा है एस से, ठीक है ना। तो सी मतलब 90, और एस मतलब 180, ठीक है ना। सी छोटा है तो 90 का होगा, एस बड़ा है तो 180 का होगा, ठीक है ना। आया क्या आपकी समझ में?
पूरक कोण और संपूरक कोण आपकी समझ में आ चुके होंगे। पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग भाई 90 डिग्री होता है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं? दो कोणों का योग 180 होता है, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब बात आ जाती है संपूरक कोण और पूरक कोण में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है। तो आपको अब पता पड़ गया होगा कि संपूरक कोण और पूरक कोण में अंतर जो होगा वो 180, और देख लो यहाँ पे 90 कितने का अंतर है, 90 डिग्री का अंतर होता है, ध्यान रखना। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस जो होता है वो 90 का होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे मैंने आपको ये लिखा, एक जगह तो मैं लिख देता हूँ एंगल यानी कोण, और एक जगह लिख देता हूँ पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैंने सी बना दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने पूरक कोण। पूरक कोण और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण। कोण, ओके। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल है हमारा 30 का, मैंने कहा आपसे एंगल है हमारा 30 का, तो मैं कहूँ आपसे 30 का कोण है, ये कोण दे रहा है 30 डिग्री, तो इसका पूरक कोण कितना होगा? इसका पूरक कोण मैंने आपसे बताया था कि दो कोणों का जब भी योग क्या होगा, एक्स प्लस वाई, इनका योग होता है 90 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। यानी पूरक कोण कितना होगा, 60 होगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, पूरक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर मैं संपूरक कोण की बात करूं तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था इन दोनों में अंतर होता है 90 डिग्री का, होता है नहीं होता है ना, इन दोनों का योग होता है 90। ठीक है ना, और इनमें 90 डिग्री का अंतर होता है। 90 मैंने यहाँ प्लस किया है और यहाँ पे केवल 90 लिखा है, तो 90 का मतलब ये है कि इन दोनों का योग तो होता है 90 डिग्री, और ये जो होता है संपूरक कोण, ये पूरक कोण से 90 डिग्री ज्यादा होता है। यही तो हो गया। तो मैं संपूरक कोण निकालूं तो ये कितना हो गया, 150 डिग्री। आया क्या आपकी समझ में, बताओ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये बताइए कि भाई 45 डिग्री मान लेता हूँ कोण है ये आपका, तो पूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा, बताओ। पूरक कोण कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि इनका योग कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। फिर संपूरक कोण कितना होगा, इससे 90 ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें 90 का अंतर होता है। संपूरक कोण पूरक कोण से 90 डिग्री ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री का। आया क्या आपकी समझ में। मैं आपसे कहता हूं कि हम्म, अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए, ये आपका 50 डिग्री दे रखा है, 50, तो 50 मत मानो इसे यार, इसे हम छोटा मानते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया भाई 20 डिग्री। अगर पूरक ये कोण 20 डिग्री का है तो पूरक कोण कितने का होगा फिर भाई, 70 का होगा, क्योंकि योग इनका 90 होता है। तो संपूरक कोण कितना होगा, 90 ज़्यादा होगा पूरक से, पूरक से 90 ज़्यादा होगा, तो कितना होगा फिर ये 9 और 7 16, यानी 160। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि अगर मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, इसको मान लूँ एल्फा, और इसे मान लूँ मैं बीटा, तो मैंने देखा कि एल्फा प्लस थीटा का योग 90 डिग्री होता है नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1 है ये, आपका ध्यान रखना। कोण और पूरक कोण इनका योग होता है कितना, 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट ये है कि कोण, यहाँ पे मैं थीटा लिखता हूँ पहले, दूसरा पॉइंट ये है कोण प्लस संपूरक कोण,
इनका योग होता है 180 डिग्री। आया क्या आपकी समझ में? भाई हमने ये चीज तो देख ली कि इन दोनों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों का योग कितना होगा फिर? अगर इन दोनों का योग 90 होता है तो इनका होगा 180। आया क्या आपकी समझ में? बोलो। अब मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट और लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने माना कि ये एंगल आपका थीटा है, तो फिर ये पूरक कोण कितना होगा? 90 - थीटा होगा। और फिर ये कितना होगा समपूरक कोण? 180 - थीटा। होगा या नहीं बताओ? अब मैंने जो ये लाइन लिखी है ना, ये वाली, इसको आप याद रखना भाई, और दिमाग में छाप लेना इसको। अगर कोण थीटा है तो समपूरक कोण होता है 180 - थीटा, और पूरक कोण होता है 90 - थीटा। क्लियर? अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए एक पॉइंट आता है आपका, जैसे हम बोल देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर इसे बोलते हैं हम तिर्यक रेखा रेखा। तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन ये होती है कि, इससे पहले थोड़ा सा यार ये दोनों लाइन आपको एक साथ में समझा दूंगा, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा थ्योरी देख लो आप ये, क्योंकि एक आपकी पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन से भी ये आपकी समझ में आएगा, ठीक है? थ्योरी में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी होती है, मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और इनको ये प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है ना? एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं। ठीक, और ए और बी क्या है आपकी? ए पैरेलल है बी के, ठीक है ना? इस तरीके से हम लिखते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? दो या दो और भी लाइन हो सकती हैं, ये इतनी भी लाइन हो सकती हैं, ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं दो या दो से अधिक। थ्योरी लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम? दो या दो से अधिक रेखाओं को, है ना, को अलग 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 बिंदु पर काटने वाली, या फिर कह सकते हैं हम प्रतिच्छेद करने वाली। काटने वाली ही लिख देते हैं, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर। ये बिंदु सा नहीं लग रहा यार, ये बिन्नु सा लिख रहा है। बिंदु पर काटने वाली रेखा को त्रियक रेखा रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आगे समझाऊंगा, पहले मैं पैरेलल लाइन समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना? पैरेलल लाइन क्या होती है? दोनों का एक साथ ही होता है, इनका जो भी होता है, ठीक है ना? दोनों एक ही जगह यूज होती हैं। तो एक होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। देखो आगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई थ्योरी में?
ये बताओ कि अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं और एक लाइन ऐसे खींचूं, तो क्या ये एक दूसरे को आपस में काट रही हैं? अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच के एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो फिर ये वाली त्रियक रेखा हो जाएगी, इनमें से एक त्रियक रेखा हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, पैरेलल लाइन, पैरेलल क्या होता है कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है कहीं पर भी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को एक दूसरे को कभी नहीं काटती काटती हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ आगे दोनों का, ठीक है ना। जैसे वहाँ यहाँ से देखो, इन दोनों से मिलके बहुत सारे पॉइंट बनते हैं आपके। जैसे मैंने दो लाइन खींची, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है ना। क्योंकि एक कंडीशन और होती है कि जब भी हम इनकी दूरी देखते हैं ना बीच की, तो ये हर जगह बराबर होती है समांतर रेखाओं की। ये जो दूरी होती है ये हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। इसको मैं मान लेता हूँ L1 और इसको मान लेता हूँ L2। तो L1 पैरेलल होगी L2 के। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये 90 डिग्री पर इसको 90 डिग्री पर कोण बनाती हैं। ये सभी इनकी डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होती हैं। कहीं से भी आप देख लो, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दी, तो अगर मैं चाहे तो यहाँ की दूरी देखूँ, चाहे यहाँ की दूरी देखूँ, चाहे मैं यहाँ की देखूँ, कोई भी दूरी इसमें अलग अलग नहीं होगी। सभी दूरी इसमें क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये सभी क्या होंगी, 10-10 की ही दूरी होंगी। और सभी जो एंगल बनाएंगी ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख दूं। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहीं पे मैं एग्जाम्पल को लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया यार, ये तो मामला ही पूरा खराब हो गया। अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये कहाँ गायब हो गया भाई। अच्छा, मिटाने वाले से कर दिया था मैंने। भाई यार ये फिर मामला वो हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आपका ये भी छोटा हो जाएगा, आप देखो, समझ लेना पर आप, ठीक है ना, कहते हैं ये भी आपका छोटा हो गया है। इसका मैं फिगर आपको अब यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है ना। जो मैंने आपको फिगर वहाँ पे बताया था, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ आपको उसमें डाल दूंगा आपके हमारे यूट्यूब, सॉरी, टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। देखो, मैंने ये फिगर बनाया था कि ये L1 है, एक लाइन ऐसे है, और ये L2 है। तो इसकी जो दूरी होती है, ये दोनों दूरी बराबर होती है, ध्यान रखना। दोनों, सॉरी, कितनी भी दूरी हो ये सभी बराबर होती हैं, और ये 90 डिग्री पर कोण बनाती हैं, यानी ये दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 पैरेलल है L2 पे, इस तरीके से। आगे मैं, अब आगे अगला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। क्लास आपकी देखो बड़ी हो रही है, ज्योमेट्री की है यार, तो थोड़ी सी बड़ी तो होगी होगी ही। कुछ पॉइंट और बताते हैं, उसके बाद हम इसको
छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं दो पैरेलल लाइन खींचता हूँ और यहाँ से आपको समझना है बहुत सारी चीज़ें। एक तो मैंने ये खींच दी और एक मैंने ये खींच दी। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, ध्यान रखना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ए और बी लिख दूँ, इसको मैं सी और डी लिख दूँ। तो यहाँ पे आ गया ए बी पैरेलल है सी डी के। अब मैंने यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन डाली जिसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं, इसे मान लेता हूँ मैं ई एफ। ओके, अब देखो यहाँ से आप समझना, यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं हम, एक, दो और तीन, चार, पाँच, छ, और ये लिख दिया मैंने सात, और ये लिख दिया मैंने आठ। ये पॉइंट लिख दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एक तो आता है संगत कोण और एक आता है एकांतर कोण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मैं, ठीक है ना, इनको इसीलिए बता रहा हूँ। एकांतर कोण और संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं, अब आपको ये समझना है। संगत कोण वो होते हैं जो एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या चीज़ है भाई, एक ही वाह में, एक ही डायरेक्शन में। जैसे जो यहाँ पर है वही इसी टाइप में होना चाहिए। संगत का मतलब एक जैसा, यानी यहाँ पर। तो एक और पाँच क्या हो गए, संगत कोण हो गए। एंगल एक और एंगल पाँच संगत कोण है। उसी प्रकार चार और आठ, एंगल चार और एंगल आठ संगत कोण है। उसी प्रकार दो और छः, एंगल दो और एंगल छः संगत कोण है। एंगल तीन और एंगल सात संगत कोण है ये। ओके, अब आ जाता है आपका एकांतर कोण। इन्हें हम बोल देते हैं अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर जो कोण होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं आपको ध्यान रखना है। वो आपकी जेड की कंडीशन में होते हैं। ओके, कैसी कंडीशन में होंगे भाई, वो जेड वाली कंडीशन में होंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं जेड देखता हूँ तो ये जेड बनेगा इस तरीके से। तो एक तो तीन और एक पाँच, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। यानी एंगल तीन और एंगल पाँच क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं। बोलो आया क्या आपकी समझ में। ओके, और उसी प्रकार अगर मैं क्या बनाता हूँ, उसी प्रकार एंगल देखो, एंगल तीन के एंगल पाँच अल्टरनेट है, एंगल चार के एंगल छः अल्टरनेट होगा। तो एंगल चार और एंगल छः क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। आया क्या आपकी समझ में। अब ध्यान देना भाई, अगर मैं कहूँ आपसे कि दो अल्टरनेट एंगलों का योग क्या होगा, तो ध्यान रखना एंगल चार और एंगल छः, इनका योग 180 होता है। एंगल तीन और एंगल छः, इनका योग भी 180 होगा। ध्यान रखना है आपको। यानी एकांतर कोण जो एक तरफ बनते हैं, जैसे एंगल तीन प्लस एंगल छः, इनका योग होगा 180। और एंगल चार और एंगल पाँच, इनका योग भी क्या होगा, 180 होगा, ठीक है ना। अब एक आ जाता है शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण, उसे थोड़ा सा आगे समझाएंगे, आगे आगे समझाएंगे। तो इस तरीके से लाइन थी हमारी, ये त्रियक रेखा रेखा थी, ए बी सी डी। ये एक है, ये दो है, ये तीन है। कलर चेंज करके लिखते हैं। चलो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, ठीक है ना। शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल इन्हें बोलते हैं हम।
शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, देखो जैसे ये एंगल अगर एक है, ये एंगल दो है, ये एंगल तीन है, ये एंगल चार है, तो ध्यान रखना शीर्षाभिमुख कोण में एंगल एक बराबर होगा एंगल तीन के, एंगल दो बराबर होता है एंगल चार के। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, पाँच छः सात आठ, तो एंगल एंगल पाँच बराबर होगा एंगल सात के, और एंगल छः बराबर होगा एंगल आठ के। ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना, कुछ और तो नहीं रहा आपको समझाने को। एकांतर कोण, देखो मैंने आपको केवल ये ही बताए हैं कि तीन पाँच के होता है, चार छः के होता है। देखो ये दो है ना, दो आठ के, वो दो आठ के बराबर होता है, एक सात के बराबर होता है, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आया क्या आपकी समझ में। इसी का यूज होता है, मैंने इस वजह से यही बताया है आपको, अदरवाइज किसी का यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं है। आज के लिए चलो इतना ही छोड़ते हैं, और आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे अब। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उनकी थ्योरी और क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा, ठीक है ना। यहीं तक आपको समझना जरूरी था। इसके बाद हम ट्रायंगल को देखेंगे, और पहले हम इसके भाई कोण क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कोण देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सभी के लिए जय हिंद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, जय हिंद सभी के लिए भाई।